ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और आपके सुझाव के अनुरूप इसका लघु रूप अलग से भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ वीडियो, स्पेशल वीडियो जो बोलते हैं, विशेष वीडियो भी हम अलग से पोस्ट किए हैं। जैसे राहु का कैलेंडर, साप्ताहिक कैलेंडर, 9 तारा चक्र की अद्भुत पद्धति, चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया आदि। पुनः बता दें कि इसमें डेटा जो लिए गए हैं दृक पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक प्रस्तुत की जा रही है। परिचय के रूप में, वरुण एस्ट्रो द्वारा का परिचय के रूप में हम आपको बताते चलें कि वरुण एस्ट्रो पटना में स्थित है और यह ज्योतिष का कंसल्टेशन तथा शिक्षा में इस सेवा दे रहे हैं। यह ऑफिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी द्वारा भी रजिस्टर्ड है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। हम अपने गुरुजनों को नमन कर, वंदना कर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, उनको धन्यवाद देते हैं कि जो यहाँ डिस्प्ले किए जा रहे हैं उन शाखाओं में, ज्योतिष की शाखाओं में हमने शिक्षा ग्रहण की है और पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में की और अभी फिलहाल फेस रीडिंग पर अध्ययन चल रहा है। गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार तथा आप सबकी शुभकामना के फलस्वरूप इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर फेडरेशन का आजीवन सदस्य यूएसए का भी हमें सदस्यता मिल चुकी है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त तक सीमित है और हम वहीं तक इसकी परिभाषा जानते हैं, जबकि जीवन में, हमारे जीवन में इसकी भूमिका कुछ इससे अधिक है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हम सब व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग के जीवन में हमारी भूमिका, जबकि बोलचाल की भाषा में हम केवल इसे शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम जानते हैं, जबकि यह हम उतने, उसकी सीमा उतनी नहीं है, उससे ज्यादा कहीं है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। हम अब आपको ले चलते हैं पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति में। दिनांक 30 मई 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलिजुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:35। सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:35 PM। दिशा शुल पश्चिम। फिर भी जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा करने में कर कर
या जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक। तिथि रात्रि 9:22 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी। नक्षत्र रात्रि के 9:29 तक पुनर्वसु और उसके बाद पुष्य। योग अपराह्न 12:57 तक गंड और उसके बाद वृद्धि। कर्म दिन के 10:14 तक वनिज और उसके बाद रात्रि के 9:22 तक भद्रा विष्टि भद्रा और तत्पश्चात बौ। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंग। शिव का वास भोलेनाथ को नमन करते हुए ओम नमः शिवाय का शिव का ध्यान कर। देखें आज का शिव का वास कहाँ है। तो जब तक चतुर्थी तिथि है वे क्रीड़ा स्तर पर है, और पंचमी जब से आरंभ होता है तब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हो। जब तक क्रीड़ा स्थल पर होते हैं अशुभ है, कष्ट और दुखदाई है। वही शुक्ल पक्ष का पंचमी जब कैलाश पर्वत पर जब जाते हैं तो यह सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में हम देखें, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:14 दिन तक। अमृतकाल रात्रि 7:12 से 8:43 दिन तक रात्रि तक। सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग प्रातः 4:59 से 9:29 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:03 से 2:58 तक। गोधूली विला संध्या 6:34 से 6:55 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:05 से 11:47 तक। गुलिक काल प्रातः 6:41 से 8:23 तक। यमगंड अपराह्न 3:11 से 4:53 तक। वर्ज मुहूर्त दिन के 10:04 से दिन के ही 11:35 तक। और भद्रा दिन के 10:14 से 9:22 तक। आप सबके सूचनार्थ बता दें कि राहु काल पर साप्ताहिक कैलेंडर कब से कब, सप्ताह के दिनों में, विभिन्न सप्ताह के दिनों में कब किस अवधि में राहु काल होता है, इसका और कब राहु इसके राहु का कब राहु के का की अशुभता नहीं लगती, ये सब पर विस्तृत हमने भी एक वीडियो डाला है, आप उसको जरूर देखें। साथ ही साथ भद्रा भद्रा होता क्या है, भद्रा में किन किन कार्यों को जो है नहीं करना चाहिए, कब भद्रा शुभ होते हैं कब अशुभ होते हैं। तो ये रहा आज का यह प्रस्तुति। यहाँ यह बताते चले कि आज का जो भद्रा है वह 10:14 से 3:42 तक भद्रा का वास स्वर्ग में है जो कि शुभ है। और तत्पश्चात रात्रि के 9:22 तक उनका वास मृत्यु लोक में है जो कि अशुभ है। तो महत्वपूर्ण मुहूर्त पर प्रस्तुति के बाद अब चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं। जो स्थानीय उसमें पटना स्थान और समय 5 बजे प्रातः का है। यह स्थानीय समय पटना और 5 बजे प्रातः का। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो आज यानी कल से ही राहु काल, राहुदेव और केतुदेव कुंभ और सिंह राशि में विराजमान हो चुके हैं। चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन होने वाला है जब वे मिथुन राशि से निकलकर अपनी ही कर्क राशि में जाएंगे। तो फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति है वह इस प्रकार है। मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह और सब राशि में 3 ग्रह। शुक्र, बृहस्पति और बुध की राशि में क्रमशः 2-2 ग्रह है। और शेष ग्रहों की राशियों में मंगल को छोड़कर एक एक ग्रह है। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं।
ग्रहों और नक्षत्रों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और स्व नक्षत्र में शनि देव 1 ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं है। केतु, शुक्र और राहु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और चंद्रदेव तथा बुध देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में केतु, शुक्र, राहु को छोड़कर एक एक ग्रह है। केतु, शुक्र, राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रहे आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको इसके पहले कि आगे बढ़े, हम आपको ले चलते हैं जो इस माह का गोचर है, यानी इस माह में किन ग्रहों का गोचर है। तो शुक्रदेव 31 मई 2025 को दिन के 11:42 पर मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। अभी फिलहाल मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। बुध देव जो अस्त चल रहे हैं 17 मई से 8 जून तक अस्त रहेंगे। तो ये रहे ग्रहों की गोचर तालिका मई 2025 का। हम आपको ले आए हैं अपने दूसरे भाग में। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार हम यह फल देखते हैं। यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, यह हम देखते हैं। यह नव तारा चक्र पर पद्धति पर आधारित नव तारा चक्र अद्भुत जो पद्धति है, सटीक और सटीक पद्धति है गणना करने का, वह उसी पर आधारित है। इसे ताराबलम कहते हैं। चंद्रमा के गोचर के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो ताराबलम कहते हैं, और जातक के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि दशा महादशा का परिणाम कैसा होगा, कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति क्या है, सुफलदायी है या सुफलदायी है, और विभिन्न लोगों से हम संपर्क में जो आते हैं अपने जीवन काल में उनके साथ हमारा कैसा सामंजस्य होगा, वे कैसा हमारे लिए सुफलदायी होंगे, या हम उनके लिए किस हद तक बेहतरी कर सकते हैं, बेहतरी हो। तो यह सब नवतारा चक्र अद्भुत पद्धति से हम जान सकते हैं, और उसी का चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि नवतारा चक्र पूरे भविष्य को बताता है, जातक के पूरे जीवन काल के बारे में उसके सटीक निर्णय देता है, जबकि चंद्रमा के तारा बलम केवल आज का है और चंद्रमा के गोचर के परिप्रेक्ष्य में। किसी अन्य गोचर ग्रहों के गोचर के परिप्रेक्ष्य में हम तारा बलम के अनुसार ही देख सकते हैं। और नवतारा चक्र की उपयोगिता को देखते हुए हमने नवतारा चक्र विस्तार से प्रस्तुति की है, जिसमें ग्रहों की महादशा आदि का भी वर्णन है, किस अवधि तक ग्रहों की महादशा होती है, कैसे देखा जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण विभूतियों और हमारे देवी देवताओं का जन्म कुंडली भी हमने लगाया है। भगवान राम, माँ सीता और बजरंगबली की भी जन्म कुंडली लगाई है, और आपस में कैसे रिश्ते रहे जो नवतारा चक्र के अनुसार देखिए, और वास्तव में तो पता ही है। तो इस तरह से नवतारा चक्र से हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन आपके उस संबंध में आपका कुछ सुझाव भी आया था कि कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाया जाए, तो वह भी प्रस्तुति हमने कर दिया है। तो नवतारा चक्र पर जरूर देखें, उस पर ज्ञान अर्जन करें, और आप प्रयोग करें अपने ही जन्म कुंडली पर, ताकि यह आपको अच्छे जो समय आएंगे ग्रहों की महादशा और गोचर,
यह आपको सुफलदायी दिखाएगा और यह आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। साथ ही साथ जहाँ चैलेंजिंग वर्क है वह भी आपको परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कराएगा। तो चलिए, नवतारा चक्र पर जरूर वीडियो देखिए, खुद भी देखें, साझा करें अपने मित्रों परिजनों और स्वजनों के बीच में, ताकि उनके भी जीवन में असुरता कम, सफलता और समृद्धि ज्यादा। तो संक्षेप में यह बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं जिनकी क्रम संख्या निर्धारित है, और ये 27 नक्षत्र किंतु ग्रह 9 ही होते हैं, यानी 27 नक्षत्र 9 ग्रह। तो 27 नक्षत्र 9 ग्रह जो ये होते हैं, इनको 3 श्रेणियों में रखा गया। चूंकि 27 ग्रह 9 नक्षत्र होते हैं, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों ही ग्रहों के की का फल दिया करते हैं। तो कौन से नक्षत्र किस ग्रहों के फल देंगे, इस का निर्णय करने हेतु ग्रहों को और नक्षत्रों को क्रमवार रखा गया। नक्षत्रों को उनके संख्या के क्रम के अनुसार रखा गया और फिर 3 श्रेणी में भाग विभाजित किया गया। चूंकि ग्रह 27 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, और जो ये नक्षत्र 27 होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला से 9वां तक एक श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में। ग्रहों को जो रखा गया वह महादशा के अनुसार रखा गया, यानी पहले केतु, फिर शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। हमारे महादशा का और अंतरदशा जिस तरह से होते हैं उसी के अनुसार रखा गया। यहाँ बता दें कि यदि में हमारा जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है तो गणना वहीं से शुरू होती है और यहीं से हमारा महादशा का फल शुरू होता है, और सूर्य से ही हम आगे बढ़ते हैं और पुनः चक्र चलता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और तब केतु शुक्र। यदि हमारा जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है तो शनि से हमारा जो है सो दशा महादशा शुरू होती है और बुध तक जाती है, फिर केतु से आरंभ होता है और ये साइकिल चलती है। तो इसी क्रम में ग्रहों को रखा गया। अब जो है हर ग्रह ग्रह से नक्षत्र का जो पहला ग्रह हुआ, पहला, 9वां, पहला, 10वां और 19वां, उन्हें पहले ग्रह से संपर्क किया गया, उनके साथ रखा गया। इस तरह 3 श्रेणियां बनी और पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र जो बने उनका स्वामित्व पहले ग्रह केतु को दिया गया। उसी तरह से दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र जो हुए, भरणी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़, उनका स्वामित्व शुक्रदेव को दिया गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बने, उनका स्वामित्व बुधदेव को दिया गया। अब फलित कैसे करते हैं यह जानना जरूरी है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहीं से हम गणना आरंभ करते हैं। हमने अभी बताया था कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, वही आपकी महादशा होती है, उसी का स्वामी महादशा होता है, और वहीं से आपका जीवन काल भी शुरू होता है। गणना भी इसमें वहीं से आरंभ होती है और वह पहला ग्रह बनता है। और ये पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है, यानी अच्छा तो नहीं होता लेकिन शुभता भी लाता है, अशुभता का मिश्रित रहता है। और जन्म जो जन्म का जो स्वामी बने, नक्षत्र स्वामी, वहां से तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह जो बनते हैं वे क्रमशः विपत, प्रत्ययी और न्यायधन्य होते हैं, जो कि अशुभता लाते हैं, पीड़ादायक होते हैं, और उनकी पीड़ा क्रमानुसार बढ़ते जाती है। जैसे पहला ग्रह जो बना कम पीड़ादायक होगा, तीसरा ज्यादा पीड़ादायक होगा, 5वां उससे ज्यादा, और 7वां उससे भी ज्यादा असह्य जिसको कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाता है हमारा,
वह होता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी किसी जातक की होती है तो लगभग इसी नक्षत्र में हुआ करती है, इसी के सातवें जो ग्रह होते हैं उन्हीं के नक्षत्र में हुआ करता है। तो ये रहे। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। और उनका इसी तरह से हम देख सकते हैं अपने जन्म कुंडली में भी कि यदि जन्म कुंडली हमारे भाग्य भाव में बैठा हुआ है किंतु वह उस नौ तारक चक्र के अनुसार अशुभ फल दे रहा है तो भाग्य भाव में बैठते हुए भी हमारे ग्रह कमजोर है। किंतु अक्सर ज्योतिषी यहाँ छोड़ देते हैं, केवल जन्म कुंडली ही देखकर फल बता देते हैं और इसीलिए फल में सटीकता नहीं होती। आप भी इसको देखें, समझें और अपने फल को में सटीकता लाएं ताकि आपके जीवन में शुभता ज्यादा, अशुभता नगण्य हो। यदि यह केवल तारा बलम के लिए है, यदि आपका जो तारा बल है आज का वह जन्म नक्षत्र में पड़ता है तो उसका परिहार पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करके है। विपत्त में है तो गुड़ का दान, और प्रत्येरी है तो नमक दान, और नैधन्य है तो उसमें जो है जो भी मुहूर्त हो उसको त्याज्य करना चाहिए। ये खास करके मुहूर्त के लिए है। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं उस दिन और आपका जन्म नक्षत्र होता है तो इस तरह से आप दान करें। विपत्त में पड़ता है तो गुड़ दान करें, प्रत्येरी में पड़ता है तो नमक दान करें, और नैधन्य में अगर मुहूर्त पड़ता है तो उसका प्रयोग न करें। मजबूरी यदि हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। यह टेस्टेड नहीं है तथा इसकी प्रमाणिकता भी हम नहीं कर सकते क्योंकि यह संकलित की गई है। यह परिहार के बारे में प्रमाणिकता हम नहीं कर सकते क्योंकि यह संकलन है और आपके सूचना के लिए केवल है। किंतु आपने आपको तैयार करें कि जन्म विपत्त प्रत्यय जो भी नक्षत्र होगा हमारे लिए समस्या करेगा, बाधा करेगा, और नैधन्य जो भी मूत्र में इसमें हो उसको हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो चलिए चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज देखते हैं कि नौ तारा चक्र तारा बलम क्या कहते हैं। आज का चंद्रमा का नक्षत्र 9:29 पर उनका नक्षत्र परिवर्तन है। जब वे पुनर्वसु से पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र में जब तक रहेंगे तब तक आप अपने क्रम के अनुसार रो में जो नीचे अश्विनी के नीचे भरनी, भरनी के नीचे कृतिका, रोहिणी, और उसके नीचे इस तरह से नीचे करके क्रम संख्या जो दी हुई है उससे आप अपना देख सकते हैं रो को पकड़कर। तो पहला भाग जो होता है, यदि हम उदाहरण स्वरूप आपको कहें तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है आप देखें, और आपके चंद्रमा के नक्षत्र जिस जहां पर है वहां से आप गंडारव को आरंभ करें। यदि आपका जन्म पत्रिका में चंद्रमा उदाहरण स्वरूप कृतिका नक्षत्र में आता है कृतिका नक्षत्र में यदि आता है तो आज का जो आपका नौ तारा तारा बलम बता रहा है प्रत्यरी में है, तो सावधान रहें। वही इसके पश्चात जब 9:29 होगा तब ये साधक में होंगे। इसी तरह से हम हर ग्रहों को देखते हैं, हर अपने नक्षत्र को देखते हैं और नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। यदि हमारा आद्रा स्वाति या सतविषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आज का जो आरंभिक काल है, आरंभिक अवधि है चंद्रमा के गोचर का, उसमें संपत्ति मिलता है लेकिन तत्पश्चात हमें विपत मिलता है। तो इस तरह से हम ग्रहों का गोचर को यदि हम देखते हैं, यानी चंद्रमा के गोचर के अनुसार हम अपना चंद्रमा के अपना जो जन्म कुंडली में चंद्रमा है
जिस नक्षत्र में, उनके स्वामी के अनुसार हम फल देखते हैं। तो पहला जो ग्रह बनता है जन्म का, वो हमारे लिए कम पीड़ादायक होता है। और दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां, दूसरा नहीं, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये ज्यादा पीड़ादायक होते हैं क्रमानुसार। तो जब भी हमारा कोई भी ग्रह विपद प्रत्यय और नैधन्य में हो, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से हम तारा बलम के अनुसार फल को निकाल सकते हैं। हम आपको अगले भाग में ले चलें। हम आपको अगले, अभी तक हमने देखा कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा फल है। हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं आज के प्रस्तुति का। चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल है। तो आज अपराह्न 3:42 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। जब वे मिथुन राशि से अपनी ही राशि कर्क में भ्रमण करेंगे। तो जब मिथुन राशि में रहेंगे, तब का फल इस प्रकार है। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि वालों के लिए दिन उत्तमता के संकेत हो रहे हैं। वहीं कर्क राशि में जाने के बाद, यानी 3:42 अपराह्न के बाद, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उत्तमता के संकेत। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहे। यहाँ बताते चले, लगन के अनुसार यह फल नहीं देखा जाता है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, वही राशि आपका राशि होता है, और उसी राशि से गणना की जाती है। तो ये रहे आज के, जिसे हम चंद्र बलम के नाम से जानते हैं। चंद्र बलम के अनुसार, यानी चंद्रमा की राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा। अब आपको चौथे भाग में हम ले आए हैं, जो चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दिखाता है। यह एक प्रकार का मुहूर्त है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य, पूजा पाठ हो, या कोई नया काम हम आरंभ करने जा रहे हैं, तो भी इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई जातक किसी मुहूर्त को नहीं देखना चाहे या न देख पाया हो, तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर अलग हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुति डाला है, जो आपके लिए उपयोगी उपयोगी होगा। क्योंकि चौघड़िया की विस्तृत जानकारी, चौघड़िया होता क्या है, कैसे गणना की जाती है, और चौघड़िया का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ग्रहों से इनको जोड़ा गया, और साथ ही साथ इन्हें उपयोगी कैसे बनाया गया, किस कार्य के लिए कौन से चौघड़िया उपयोगी, इन सब के को हमने एक जगह संकलित कर अलग वीडियो डाला है। और हिंदी में इस वीडियो का नाम है चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में इसका नाम है यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। जरूर देखें, ज्ञान अर्जन करें, और इसका उपयोग करें, जो आपके जीवन में शुभता लाए, सफलता लाए, और आपका जीवन समृद्धशाली हो। संक्षेप में बता दें, कुल आठ चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। अशुभता की स्थिति में इसका त्याग करना चाहिए। चूंकि चौघड़िया 7 होते हैं और इनका संबंध साप्ताहिक दिनों से है, और हर साप्ताहिक दिन का शासक कोई न कोई ग्रह है,
इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया। और हर सातों ग्रह कोई विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी उन्हें कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। इसलिए हर चौघड़िया विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होता है। सामान्यतः यह उपयुक्त होता है जो इसके नाम से भी है, लेकिन यदि वह विशेष कार्य जो उसके हैं, प्रयोजन, अगर उसके लिए वह किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। याद रहे, अशुभता से व्याधि व्याप्त चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, उसका त्याज्य करना चाहिए। तो आज का चौघड़िया देखें, आज दिन शुक्रवार है, चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए चर चौघड़िया से ही दिन समाप्ति हो रही है। रात्रि का चौघड़िया रोग से आरंभ हो रहा है और रोग से ही समाप्ति हो रही है। दिन का चौघड़िया अमृत चौघड़िया वारवेला से ग्रसित है और काल चौघड़िया कालवेला से ग्रसित है, जो क्रमशः 8:23 से 10:05 तक अमृत चौघड़िया और काल चौघड़िया 10:05 दिन से 11:47 रात्रि का चौघड़िया रात्रि के 9:11 से 10:29 तक जो चौघड़िया लाभ चौघड़िया, यह काल रात्रि से ग्रसित है। इसका त्याग कर देना, इसका उपयोग करें तो फल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रस्तुति को, इस आज चौथे भाग की प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं और आपको ले चलते हैं पांचवें भाग। अंक ज्योतिष में आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष में हमने अपने पिछले सभी प्रस्तुतियों में हमने ये बताया है कि अंक ज्योतिष एक अंक पर काम करता है और जब भी हमें एक से ज्यादा अंकों का समूह वाले अंक मिलते हैं तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़ देते हैं। अक्षरों का भी अंक ये मूल्य होता है। यदि शब्द हमें मिलते हैं तो उनमें प्रयुक्त हुए अक्षर का को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर उसे अंकों में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर हम उसे देखते हैं, आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अंक ज्योतिष जन्म तिथि पर के इर्द गिर्द घूमता है और जन्म तिथि में दो जन्म तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। जन्म तिथि का योग जो है, जो 2 अंकों का होता है, वो मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। और बाकी सभी यानी जन्म तिथि, पूरे जन्म तिथि का जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो एक अंक बनाते हैं, तो वह भाग्यांक बनता है, कंडक्टर बनता है। तो इस तरह से हम जो मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर का तालमेल देखते हैं कि आपस में कैसा है और उसी के अनुसार हम फलित देखते हैं। साथ ही साथ यदि सामंजस्य नहीं है, फिर नाम, मोबाइल नंबर आदि जो हम जिन अंकों को हम बराबर प्रयोग कर रहे हैं, उससे हम पॉजिटिव जो सकारात्मकता है यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। आज का भाग्यांक 8 है और 8 का संबंध यदि हम देखें विभिन्न मूलांक वालों से तो कैसा है। 1-10-19-28 जिनका जन्म तिथि है, एक मूलांक होता है। 1 और 8 का संबंध अति शत्रुता का है, 0 अंक मिल रहे हैं। आज के दिन स्ट्रगल और स्ट्रेस हो सकते हैं। 2-11-20-29 का जन्म तिथि है, 2 मूलांक होता है। चंद्रदेव जिनके स्वामी होते हैं, इनका भी संबंध 2-8 का अति शत्रुता का है, 1 स्टार मिल रहे हैं। स्ट्रगल और हेल्थ इशू आज हो सकते हैं। 3 मूलांक वाले 3-12-21-30 जिनका जन्म तिथि है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी हैं, 3 और 8 का संबंध अति शत्रुता का, 40 से 50% सफलता का की उम्मीद है। यदि जातक वकालत, बिक्री, मार्केटिंग या इंश्योरेंस से संबंध हो उनका, तो हो सकता है पर इनके सफलता का दर में बढ़ोतरी हो सकती है। 4 मूलांक वाले 4-13-22-31 जिनका जन्म तिथि होता है, 4 जिनका जो है सो मूलांक होता है। राहु देव जिनके स्वामी होते हैं, 4 और 8 का संबंध अति शत्रुता का, 1 स्टार मिल रहे हैं। 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। स्ट्रगल होंगे, लेकिन लीगल मामले में, आर्मी के मामले में इनकी सफलता मिल सकती है। 5 मूलांक वाले 5-14-23 जिनका जन्म तिथि है, 5 इनका मूलांक होता है। बुधदेव जिनके स्वामी होते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है। 5 और 8 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि प्रॉपर्टी से डील करते हो जातक, मूलांक वाले 5 मूलांक वाले,
तो आज की शुभता इनकी बढ़ सकती है। 6 मूलांक वाले 6, 15, 24 तारीख की जिनका जन्म तिथि है, किसी भी माह का 6 मूलांक बनता है। शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 6 और 8 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 80% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि कानून से संबंध इनका है तो फिर सफलता के दर थोड़े बढ़ सकते हैं। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि है किसी माह का, इनका केतु देव स्वामी बनते हैं। 7 और 8 का संबंध तटस्थता का, 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 60% सफलता का दर होने की संभावना है। ऑकल्ट, वित्त, बैंकिंग, फाइनेंस आदि से यदि संबंध रखे हैं आज, तो इनके लिए शुभता के संकेत हैं। सफलता के दर थोड़े बढ़ सकते हैं। 8 मूलांक वाले किसी भी जन्म माह का 8, 17, 26 तारीख को जन्म होता है, शनिदेव जिनके स्वामी होते हैं, और 8 का संबंध शत्रुता का, 1 स्टार मिल रहे हैं। 10% सफलता का दर हो सकता है। स्ट्रगल हो सकते हैं आज। और कानून से जो संबद्ध रखे हुए हैं उनके लिए थोड़े से जो सफलता का दर है थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। 9 मूलांक वाले 9, 18, 17 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 27, 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि है, 9 मूलांक बनता है। मंगल जिनके स्वामी बनते हैं, 9 और 8 का संबंध शत्रुता का, 1.5 स्टार मिल रहा है। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। किंतु जहां तक यदि आर्मी, पुलिस, कानून आदि से इनका संबंध है तो सफलता के दर बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए कि हमारे हमसे जुड़े रहे और हमारे प्रस्तुति को आप देखें। कुछ दर्शक नए हो सकते हैं, उनके लिए हम यही अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। जो नियमित हमारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में तथा शुभेच्छुओं के बीच में इसे साझा जरूर करें ताकि उनके भी जीवन में शुभता है, उनका भी जीवन सफल और समृद्धशाली हो। तो इन शब्दों के साथ हम इसके पहले की विदा लें, आपसे आग्रह है कि फीडबैक जरूर दें ताकि हम अपने प्रस्तुति में कुछ नयापन ला सके, इसे और उपयोगी बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं। दिन शुक्रवार का है। शुक्रदेव की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।